गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी जो कक्षा 9th का जो यानी अपना जो अंतिम लेसन कह सकते हैं हम इसके, यानी आपका यानी जो कक्षा यानी 9th की इतिहास का यूनिट नंबर यानी जो नाज़ीवाद है और हिटलर का उदय, उसको हम यानी अंतिम क्या कह सकते हैं अपनी इस चैप्टर की अंतिम क्लास कि किस प्रकार से हमने देखा कि पिछली कक्षाओं में किस प्रकार से नाज़ीवाद का संगठन यानी नाज़ीवाद और हिटलर का उदय होता है। एक दिन में नहीं हुआ था ये उदय उसका, यानी उसने काफ़ी मेहनत की थी। किसने? हिटलर ने। तब जाके वो तानाशाह बना था। फिर अपनी तानाशाही के बलबूते उसने यानी पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया था और यूरोप को यानी जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध में एक तरह से झकझोर दिया था। किसने? हिटलर ने। और जाते जाते उसने जर्मनी के भी 2 टुकड़े कर दिए थे। समझ गए? जब उसने देखा कि अब ये हमारी परिजय निश्चित है, जब उसकी पराजय निश्चित हो गई तो वो दुनिया को क्या मुंह दिखलाएगा, तो उसने अपने कुछ साथियों के साथ क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। समझ गए? अब यानी देखो, किसी भी अति शब्द जहां लग जाता है अति, उस अति का अंत तो होता ही है। चाहे वो फ्रांस की राज्य क्रांति में, चाहे रोबेस्पियर का जो आतंक का राज्य था वो भी काफी दिनों तक नहीं चल सका, तो हिटलर का भी कहाँ चलने वाला था। यानी हिटलर के बारे में जब वहाँ के लोग थे, वहाँ की जो जर्मन नागरिक थे, अब उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। समझ गए कि कैसे भी इस नाज़ीवाद से छुटकारा चाहिए हमें। ठीक है, धीरे धीरे लोग यानी उसके मौत से भी नहीं डरते थे, यानी उसका खुलकर विरोध करने लगे थे। किसी भी चीज़ का यानी अंत तो एक दिन होता ही है, तो वही हिटलर के साथ होना था। समझ गए? अब जब हिटलर था तो जर्मनी के लोगों को ये पता था, ये मतलब कि उनके दिमाग में भर दिया था कि सिर्फ हिटलर है तो वही सब कुछ है उनका, यानी अगर हिटलर नहीं होता तो जर्मनी का क्या होता। अरे आज देखो, जर्मनी एक आज की डेट में जर्मनी यानी हर सुविधा यानी हर संसाधन के रूप में सबसे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ी है जर्मनी। वहाँ पर हर प्रकार के संसाधन है, चाहे आप मेडिकल की लाइन के ले लो या फिर इंजीनियरिंग लाइन में, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ तो जर्मनी, मशीनी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यानी जर्मनी आज यानी सबसे आगे की पंक्ति में है। तो क्या ये सब यानी जब हिटलर समाप्त हुआ, हिटलर का जब अंत हुआ, तो उसके बाद में जर्मनी को कितनी फल फूली। लेकिन जब हिटलर था तो जर्मनी के लोगों को ये लगा कि सब कुछ अगर हिटलर है तो सब कुछ है, नहीं तो जर्मनी नहीं है। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में एक देखो, हिटलर के बाद में लोगों को ये पता चल गया था कि ये तानाशाह शासन बिल्कुल ही निरंकुश शासन होता है, यानी लोकतंत्र की इसमें हत्या कर दी जाती है। तो एक ऐसे लोकतंत्र, एक सशक्त लोकतंत्र की मांग होने लगी। ठीक है, अब जबकि हम इस चैप्टर में, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये अंतिम यानी अपना जो चैप्टर चल रहा है, अंतिम क्लास है इसकी, तो इसमें हिटलर, इसके जस्ट पहले वाले क्लास में यानी मातृत्व के बारे में हिटलर का क्या योगदान यानी क्या विचार थे और किस प्रकार से वहाँ उसने हिटलर ने चुनाव प्रचार में किस प्रकार से मीडिया और किस प्रकार की भाषा का यानी जर्मन भाषा का इस्तेमाल किया गया था यहूदी लोगों के लिए। समझ गए? तो अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यानी आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। आम जनता यानी आम पब्लिक और मानवता के खिलाफ ये जो अपराध। ठीक है, इसमें देखो नाज़ीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही। यानी हर आदमी, ऐसा तो नहीं था कि सभी नाज़ी लोग थे, यानी आम आदमी जो आम नागरिक था जो वहाँ का जर्मन का, उसकी क्या प्रतिक्रिया रही। यानी बहुत सारे लोग नाज़ी जो शब्द भंडार थे यानी शब्दाडंबर बोलते हैं जिन्हें, नाज़ी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। होना ही था, सबसे शक्तिशाली ये संगठन भी था नाज़ी। वे दुनिया को नाज़ी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे, यानी नाज़ियों की जो शब्द की जो शैली थी उसी में व्यक्त करने लगे आम आदमी भी वहां के। ठीक है, किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था,
क्यों? क्योंकि उनके दिल में यानी यहूदियों के प्रति इतना जहर घोल दिया जाता था इन जर्मन लोगों के दिलों और दिमाग पर कि जब अगर कोई सामने अगर मिल भी जाता कोई यहूदी, ठीक है, आमना सामना हो जाता था, तो उन्हें न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशाना लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। ठीक है, उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश को क्या कर सकते हैं, तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। किसका मानना था ये आम जनता का मानना था कि सिर्फ यहूदी यानी सिर्फ वो नाज़ी लोग ही यानी हमारी तरक्की कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जर्मनी का हर व्यक्ति यानी जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था। हिटलर को नहीं मानता था जर्मनी का हर व्यक्ति। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद भी, उनको ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगी, हमें मौत मिलेगी, ठीक है, उसके बावजूद भी यानी नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया बहुत से लोगों ने। ठीक है, लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक का मतलब सिर्फ बोलता नहीं, तो मूक यानी बिना बोलने वाला एक मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। कौन? यानी इस जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, समझ गए, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ इसका मूक दर्शक और यानी एक साक्षी बना रहा। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। समझ गए, लोग क्या है यानी मतभेद व्यक्त करना, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर मानते थे। कौन से? जो मूक दर्शक लोग थे। पादरी निम्योल्मर ने नाज़ियों का लगातार विरोध किया। यानी जो पादरी था ना, पादरी कौन होता है? चर्च का जो प्रमुख है, वहाँ का संत बोले, चर्च का पुजारी या चर्च का जो, ठीक है, उसको पादरी बोलते हैं। उसका नाम था निम्योल। यहाँ पे क्या नाम है? निम्योलर। उसने नाज़ियों का जमकर विरोध किया, उनकी विचारधाराओं का। उन्होंने पाया कि नाज़ी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित होकर जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। समझ गए कि आम जनता के बस की बात नहीं थी कि नाज़ियों का विरोध करना। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। समझ गए, यानी जनता थी वो एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। क्यों? अगर जनता कुछ बोलती तो उनको भी यानी गैस के चैम्बरों में ले जाया जाता था। समझ गए, गेस्टापो की दहशतनाका, देखो ध्यान देना, यानी गेस्टापो की जो दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शी ढंग से लिखा है। समझ गए? किसने? इससे पादरी ने। ठीक है, क्या लिखा देखो कि पहले क्या लिखा है पादरी ने कि पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। कौन? नाज़ी लोग। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए। समझ गए ना? क्योंकि सोशल डेमोक्रेट्स का दमन भी नाज़ियों ने किया था, लेकिन मैं सोशल डेमोक्रेट्स नहीं था। समझ गए? इसलिए चुप रहा, यानी ये बार बार चुप रहा। कौन? पादरी। इसके बाद यानी ये लोग कौन? ये जो आपके नाज़ी लोग हैं वो ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए। जो व्यापारी लोग थे, व्यापारियों के जो संगठन थे, यूनियन थी, उनको ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। ठीक है, और फिर वे यहूदियों को ढूंढते हुए आए। कौन? नाज़ी लोग। लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वे मेरे लिए आए तो वहां कोई नहीं बचा था, सिर्फ मैं ही था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। इसका मतलब कि लगभग सबको समाप्त कर दिया उन्होंने। किन्होंने? नाज़ियों ने। समझ गए?
इस बात से तो यही पता चलता है कि नाज़ियों ने यानी पूरे जर्मन नागरिकों को लगभग मौत के घाट उतार दिया। तो इसका मतलब वो एक अल्पसंख्यक में आ गए थे, यानी कोई नहीं बचा था उसके पास विरोध करने वाला सिर्फ उसके अलावा। अगर अब बात करते हैं तो बॉक्स नंबर 1 से हमें जानकारी प्राप्त होती है क्या कि क्या नाज़ियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत यानी उनके अंदर डर की वजह से था। लॉरेंस रीस का कहना है कि यह मानना गलत होगा। लॉरेंस रीस ने हाल ही में अपने वृत्त चित्र यानी उन्होंने वृत्त चित्र यानी द नाज़ीज ए वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। किसने? देखो एक लॉरेंस रीस है, ठीक है। इसी सिलसिले में उन्होंने एडना क्रोथ से भी बात की जो 1930 के दशक में किशोरी थी, यानी जो 1930 के दशक में क्या थी, एक किशोरी थी 15-16 या 16-17 साल की लड़की, ठीक है, और अब वह दादी बन चुकी है। एडना ने रीस से कहा, क्या कहा है कि 30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई देती थी। यह बेरोजगारों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे, क्योंकि 1930 की बात है, ठीक है। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाहें बढ़ी थी और जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया था। जर्मनी को क्या मिल गया था? अपना उद्देश्य मानो दोबारा, क्योंकि जर्मनी को पहला उद्देश्य यानी उसकी विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में हार हो जाती है तो उसका पूरा उद्देश्य ही यानी क्या हो जाता है? तबाह हो जाता है। तो बोलता है कि इसमें जर्मनी को यानी लोगों की तनख्वाहें बढ़ी थी, इसका मतलब जर्मनी पे जो कर्ज चढ़ गया था वो कर्ज भी धीरे धीरे यानी समाप्ति की ओर था और एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, ठीक है। जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया होता, कम से कम मुझे तो यही लगता था कि वह अच्छा दौर था, मुझे अच्छा लगता था। वो 1930 का दशक उसे बहुत ही अच्छा लगता था खुद उस किशोरी को, ठीक है। यानी ये उन्होंने एना क्रांता से भी बात की। ये एना क्रांत्स कौन है? एना क्रांत्स ये एक किशोरी थी जो अब क्या बन गई थी? अब एक दादी बन चुकी थी। अगर हम बात करते हैं तो नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यानी नाज़ी जर्मनी में यहूदी कौन? यहूदी क्या महसूस करते थे? यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। क्या है? बिल्कुल एक अलग कहानी है। शार्लेट बेराट ने अपने डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था, क्योंकि सामने तो कर नहीं सकता था इनके इस नाज़ियों के डर से, ठीक है। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। किसने किया? शार्लेट बेराट, ठीक है। इसमें उन्होंने यानी यहूदियों के जो सपने थे उनको चोरी छिपे उस बुक में अपनी में दर्ज किए थे। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। इस पुस्तक का क्या नाम है? थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। किसके द्वारा लिखी गई थी ये? शार्लेट बेराट। इस पुस्तक में ऐसी ऐसी बातें थी कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ा यानी उसके दिल और दिमाग को ये पुस्तक ने झकझोर करके रख दिया। शार्लेट यानी देखो शार्लेट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों के द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। समझ गए? यानी उनके बारे में, यहूदियों के बारे में, यानी जो नाज़ियों द्वारा यहूदियों के बारे में जो रूढ़ प्रवृत्तियां जो यानी फैलाई जा रही थी, उनका भ्रामक प्रचार किया था, उनको यानी वो भी सही मानने लगे। कौन सही मानने लगे? यानी यहूदी भी उनको सही मानने लगे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शकल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी, ठीक है। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी वे दिन रात यानी यहूदियों का पीछा कर रही थी। अब अपने आप को यानी वो यहूदी समझने लगे थे, समझ गए? उनकी चाल, उनके यानी अपने सपनों में देखो उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, ठीक है। आगे बाल व आंखें काली, यहूदियों जैसी शकल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी।
नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो यानी छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिनों दिन क्या दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। किनका? यहूदियों का। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। समझ गए? तो ये यानी कहने का मतलब इस डायरी में ये जो यानी शार्लट बेराट के द्वारा लिखी गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे तो देखो महाध्वंस, ध्यान देना, जिसे क्या बोलते हैं? होलोकास्ट। क्या बोलते हैं? होलोकास्ट के बारे में जानकारियां, महाध्वंस। ठीक है, नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी। यानी नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी पहले तो पूरे जर्मनी में थी, लेकिन उनके तौर तरीकों की जानकारी धीरे धीरे पूरे यूरोप से बाहर जाने लगी। लोगों को पता चलने लगा कि नाज़ी लोगों ने यहूदियों पर किस प्रकार से अत्याचार किए, कैसे उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। तो ये पूरी जानकारी कहने का मतलब कि जर्मनी से बाहर जाने लगी। लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को कब पता लगने वाला था? यानी युद्ध जो खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। सही जानकारी तो यानी जब जर्मनी युद्ध हार जाती है और ठीक है और हिटलर का अंत हो जाता है, उसके बाद भी यानी नाज़ी लोगों के द्वारा जो यहूदी लोगों पर जो अत्याचार हुए उसकी जानकारी पूरी विश्व को उसके बाद ही मिलती है। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी यही चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखें। यानी जो उनके साथ यानी नाज़ी समुदाय या नाज़ी संगठन या हिटलर ने जो उनके साथ किया, जो अत्याचार किए, उन अत्याचारों को दुनिया भी याद रखें। ठीक है, जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी, इन्हीं कत्ले आमों को महाध्वंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? महाध्वंस या होलोकास्ट कहा जाता है। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यानी जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, एकदम पूरे यानी शीर्ष पर था, शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। युद्ध के बाद, क्योंकि उस युद्ध ये तो पता लग गया था कि जर्मनी की हार निश्चित है। ठीक है, शायद वह दुनिया को यह बता कर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की ये अदम्य चाह है, जो घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। समझ गए? यानी किस प्रकार से यहूदियों को कहां पर गेठों व अनेक प्रकार के जो नारकीय जीवन भोगना, एक पशुओं की तरह जीवन जीना, इस पर मजबूर कर दिया था। ये सब वो दुनिया को बताना चाहता था। कौन? ये जो एक यानी सिर्फ एक आदमी है, एक यहूदी है, वो बोलता है कि मुझे सिर्फ आधा घंटा युद्ध खत्म होने, मुझे आधा घंटा ही और जीना चाहता हूं मैं। ठीक है, उनमें से बहुतों ने डायरियां लिखी, जो बच गए थे ना, जो यानी उन्होंने उनमें से यानी बहुत से यहूदियों ने डायरियां लिखी, नोटबुकें लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब ये दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय है, निश्चित है वही पराजय, यानी यहाँ पर नाज़ियों की पराजय का मतलब कि यहाँ पर अब यानी हिटलर की पराजय निश्चित है, तो नाज़ी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद जो तमाम सबूत थे यानी उनको नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया कि जितने भी जो दस्तावेज हैं वो जलाकर राख कर दिया जाए, उनको नष्ट कर दिया, ताकि दुनिया को यह पता नहीं चले कि नाज़ियों ने किस प्रकार से अपना यहाँ शासन स्थापित किया।
अगर बात करते हैं तो यही वो देखो एक चित्र देखा गया है कि इसमें वारसा गेटो से निवासियों के दस्तावेज हैं इसमें, समझ गए। इन दस्तावेजों में यानी इकट्ठा किए गए और दूध के 3 टिनों में रखा दिया गया है। दूध के 3 टिन है इसमें, ठीक है। जब ये तय दिखाई देने लगा कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा तो उन्हें 1943 में तीनों कनस्तरों को अपनी काल कोठरियों में एक तय खाने में दबा दिया गया। ये कनस्तर 1950 में लोगों के हाथ में लगे थे। अगर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, तो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों और साहित्य, वर्णचित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। आज भी हिटलर का नाम आते ही एक बार दिमाग में आता है कि ये वही हिटलर है जिसने यानी पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। यूरोप बोले तो पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। उसके अत्याचारों से किस प्रकार से वहाँ पर यहूदियों पर किस प्रकार से उसने बर्बरतापूर्वक यानी अत्याचार किए, ये वही हिटलर है, ठीक है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक ही श्रद्धांजलि है। क्या है? ये उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि है जिन्होंने यानी विश्व युद्ध में भाग लिया था और यानी जो इन नाज़ी संगठनों के शिकार हुए थे, जिन्होंने उन शाह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं। कौन सी हैं? शर्मनाक यादगार हैं, जिन्होंने ये जुल्म ढाए और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से सब कुछ दिखाई यानी देखते रहे। ये एक यानी एक तरह से जहाज का चित्र है, ठीक है। डेनमार्क ने अपने यहूदियों को चोरी छिपे जर्मनी से निकाल लिया था। ध्यान देना, डेनमार्क एकदम पड़ोस का राष्ट्र है, ठीक है, जर्मनी के। उसने अपने यहूदियों को, क्यों डेनमार्क के, उसने अपने यहूदियों को चोरी छिपे जर्मनी से निकाल लिया था। इस काम के लिए इस्तेमाल की गई नौकाओं में से एक यानी डेनमार्क ने बहुत अच्छा काम किया कि अपने यहूदियों को वहां से वापस से निकाल लिया। अगर हम बात करते हैं तो देखो, मैंने बताया था कि गांधी जी का भी चित्र है हिटलर के साथ। तो गांधी जी ने भी यानी हिटलर को कुछ पत्र लिखे थे। उन पत्रों का जिक्र हम इससे यानी क्लास में करते हैं। तो देखो, यानी गांधी जी ने हिटलर को लिखा, ठीक है। यानी हिटलर को गांधी जी का एक पत्र वर्धा वन यानी जहाँ आश्रम था महात्मा गांधी जी का, महाराष्ट्र में वर्धा साबरमती आश्रम थे उनके, ठीक है। वहाँ से ये मध्य प्रांत में था, यानी वर्धा आजकल यानी नागपुर में है, नागपुर के एकदम बाजू में है। वर्धा महाराष्ट्र का जिला है। 23 जुलाई 1939 को प्रिय मित्र, किसको लिख रहे हैं? हिटलर को। हिटलर को मित्र कहकर पुकारे हैं गांधी जी ने कि प्रिय मित्र। मित्रों का ये आग्रह रहा कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना यानी धृष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए और मुझे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो, कि मुझे अपील ही करनी चाहिए, आपसे अपील ही कर सकता हूँ। समझ गए? यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं। कौन सा युद्ध? जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए? फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों न हो। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच समझकर या सोच विचार कर युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया है? समझ गए? और इसमें उसे काफी सफलता भी मिली है। जो भी हो, मैं ये मान लेता हूं, गांधी जी बोलते हैं कि जो भी हो मैं ये मान लेता हूं कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे, ठीक है। मैं हूं आपका एक सच्चा मित्र यानी मोहनदास करमचंद गांधी। किसको पत्र लिखा था? यानी एडोल्फ हिटलर को, ठीक है। और 1939 को, उस समय युद्ध 1 सितंबर यानी 23 जुलाई 1939 का पत्र है और युद्ध शुरू हो गया था
1 सितंबर 1939, यानी अगले 23 जुलाई, यानी इससे 7-8 दिन के बाद में युद्ध शुरू हो जाता है। तो उस युद्ध को रोकने की अपील किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डे, तो यानी 24 सितंबर को यहाँ वर्धा से ही दूसरा पत्र है गांधी जी लिखते हैं, ठीक है। यानी हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है। यानी गांधी जी बोलते हैं, क्यों गांधी जी तुम अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्होंने लिखा है कि हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए, यदि इस शक्ति को संगठित यानी एक संगठन के रूप में कर लिया जाए, तो वह संसार भर की सभी जो प्रबलतम जो हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। इससे किसका? हिंसात्मक शक्तियों का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज है ही नहीं, कि गांधी जी बोलते हैं कि अगर आप अहिंसात्मक तरीका, यदि आप अहिंसा का मार्ग चुनोगे तो उसमें आपकी पराजय तो कभी हो ही नहीं सकती। तो यही गांधी जी कह रहे हैं कि अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज है ही नहीं। यह तरीका तो बिना मारे या बिना चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है, समझ गए। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई धन की आवश्यकता नहीं है। और उस विनाश शास्त्र यानी उस विनाश शास्त्र की तो नहीं है जिसे आपने पूर्णतया चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। यानी उस विनाश शास्त्र, ठीक है, उसको आपने कहां पहुंचा दिया है? एकदम चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते हैं कि विनाशकारी जो यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है, ठीक है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज्यादा बेहतर तरीका इजाद कर लेगा, आपसे भी ज्यादा बेहतर तरीका यानी अपना लेगा और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। किसको? हिटलर को बोल रहे हैं। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा, ठीक है। वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह करते कितनी ही निपुणता पूर्वक नियोजित क्यों न किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम से आपसे युद्ध रोकने की दोबारा से अपील करता हूं। किसने लिखा है? हृदय से आपका मित्र यानी मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये गांधी जी ने हिटलर को 2 बार युद्ध रोकने के लिए पत्र लिखे थे। तो ये नाज़ीवाद और हिटलर, शायद इसकी भी आपकी जितनी क्लासें हैं उसमें आपको समझ में आया होगा। अब इसकी जो PDF वगैरह तैयार हो रही हैं, जैसे ही PDF आएगी आपकी अपलोड कर दी जाएगी, आप वहाँ से यानी लिख सकते हो और आप जेरोक्स भी करा सकते हो। तो कहने का मतलब कि ये अपना जो चैप्टर यानी नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, ये अपना चैप्टर वो आज कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम एक नए अध्याय, एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।